नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं आपकी किताब कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बेसिकली द एंड ऑफ बायपोलैरिटी का मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। ये कोल्ड वॉर जब खत्म होने की बात है, अपन उसको बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। और बेसिकली इस चैप्टर में अपन सोवियत यूनियन के सिस्टम को, यूएसएसआर के सिस्टम को अपन समझने वाले हैं। जब कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में दो देश आते हैं। पहला होता है यूएसए, दूसरा होता है यूएसएसआर। जो यूएसए है वो बेसिकली कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, यूएसए और यूएसए के अलाइज। और यूएसएसआर के जो ग्रुप के जो कंट्रीज हैं, जो इनके अलाइज हैं, वो बेसिकली कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों आइडियोलॉजी में मेजर डिफरेंस है। मैंने आपको ये डिफरेंस बहुत बार बताया भी है। एक जगह पे हम लोग बेसिकली देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। वहीं दूसरी जगह हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीज़ें होती है, प्राइवेट सेक्टर का लेना देना नहीं होता है। यहां तक की चीजें आपको एक तरीके से क्लियर है। बेसिकली इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को मैं मात्र आपको 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एक स्टोरी के फॉर्मेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में आ गया कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर में बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हुआ युद्ध जैसी युद्ध लड़ाई नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि यूएसए जो है, यूएसए हमेशा आगे निकलते जा रहा था और यूएसएसआर पीछे छूट जा रहा था। ठीक है, तो इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि जब यूएसए आगे निकलते जा रहा था तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर की हार थी। तो यूएसएसआर की हार कैसे हुई, यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी, यूएसएसआर का सिस्टम कैसा था, अपन उसको समझने वाले। क्लियर है? स्टार्ट हो गया। सो द सोवियत यूनियन केम इनटू एग्जिस्ट इन 1977 आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड नीड टू एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन 1917 में एक जब वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन या अक्टूबर रिवॉल्यूशन हम जिसको कहते हैं, उसके बाद में वो एग्जिस्ट किया। और आप लोग आज का जो रशिया देखते हो और नीचे जो आप सारी कंट्री देखते हो, तुर्कमेनिस्तान, ये सब पहले एक तरीके से हम लोग क्या देखते थे, एक तरीके से सोवियत यूनियन का ये पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, वो तो इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री बन गई और ये छोटी 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 कंट्री दूसरी और सारी बन गई। बेसिकली यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो रशिया में जो आइडियल जो इंस्पायर्ड थे वो इगैलिटेरियन सोसाइटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी से क्या मतलब है? इगैलिटेरियन सोसाइटी से यहां पे मतलब यह है कि यहाँ पे सोसाइटी में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और हम सब लोग एक इक्वल लेवल पे हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत गरीब है, ये बहुत अमीर है, ऐसा है। इगैलिटेरियन सोसाइटी, हम सारे लोग एक जैसे हैं। ठीक, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। द सोवियत सिस्टम वॉज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वॉज अलाउड। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। हम लोग सोवियत यूनियन में देखते हैं, सोवियत सिस्टम में देखते हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, द कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी वहां पे नहीं एग्जिस्ट करती थी। सब कुछ, जितना भी इलेक्शन और तमाम तरीके की चीजें थी, सब कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही सारी चीजें होती थी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे डेमोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो आप खुद समझो कि वहां पे डेमोक्रेसी तो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में वहां की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा प्लान्ड और स्टेट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा कंट्रोल थी। ठीक है, सरकार उस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते थे। क्लियर? ये वाली चीज भी समझ में आ गई। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री विच हैज बीन लिबरेटेड बाय सोवियत यूनियन फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर एंड वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। हम लोग जो ईस्टर्न यूरोप कंट्री है, अगर आप यूरोप को बहुत ध्यान से देखोगे तो मान लो ये पूरा यूरोप है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रशिया है। तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है, इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को क्या हुआ? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी यूएसएसआर के फेवर में थी। वहीं जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जो अमेरिका के पास की कंट्री है, जो यूएसए की, इधर ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स, यूएसए के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्टेड थे। तो यहाँ पे हम लोग जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको फास्ट
फासिस्ट फोर्सेस से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने वो नाजी, जर्मनी, ठीक है, ये सारी चीजें पता है। तो इन सबको एक तरीके से यहाँ पे यूएसएसआर ने क्या किया, सोवियत सिस्टम ने इनको हेल्प किया, और बाद में ये सभी की सभी कंट्री क्या हो गई, सभी की सभी कंट्री कम्युनिज्म की एक तरीके से चपेट में आ गई। मतलब ये सारी कंट्रीज भी जो है ये कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी और ये सोवियत सिस्टम का पार्ट बन गई थी। क्लियर है भैया, ये वाली चीज समझ में आ गई। द ग्रुप ऑफ कंट्री विच फॉलोड द यूएसएसआर वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। यहां पे हम लोग देख रहे थे कि वो कंट्रीज जो कि यूएसएसआर के मॉडल से इंस्पायर्ड थी और जो यूएसएसआर के उसमें चल रही थी, उनको हम सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे, या फिर सोवियत ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे। अब अगर देखोगे तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस है, और बार बार क्या होता है, कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिज्म और सोशलिज्म को इंटरचेंजेबल यूज कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप कॉलेज में आगे बढ़ोगे तो आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ाई करोगे, डिटेल में पढ़ाई करोगे, तब आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी एज एन क्लास 12th के लेवल पे इन दोनों वर्ड्स को कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर दिया गया है, लेकिन स्टिल हाँ देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन वो आपको आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। The USSR was the head of socialist bloc and the group was held together by a military alliance called Warsaw Pact. USSR जो था वो जितने भी सोवियत कंट्रीज थी, जितने भी सोशलिस्ट कंट्री थी, जो कंट्री जो कि सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थी, उन सब का हेड था। जैसे चाइना भी है तो चाइना भी इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या यूएसएसआर उन सब का हेड था और इन्होंने एक वॉर्सो पैक्ट बना लिया था। वॉर्सो पैक्ट क्या है? वॉर्सो पैक्ट एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है, एक ग्रुप इन्होंने बना लिया जो कि यूएसए एक नेटो लेके आया था। उस नेटो भी एक तरीके से हम लोग क्या देखें, एक मिलिट्री अलायंस और वैसे लेके आया था। सेम वैसे ही उसके अगेंस्ट में एक ये लोग क्या लेके आए, ये लोग वॉर्सो पैक्ट लेके आए, ठीक है। सोवियत यूनियन हैज अ वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट इज कनेक्टेड इट्स रिमोट एरिया विथ एफिशिएंसी। Soviet Union ensured minimum standard of living for all citizens and government subsidized necessity along health, education, child care and other welfare scheme। हम लोग देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन जो है वो बेसिकली, सोवियत यूनियन के पास में बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। सोवियत यूनियन के पास में बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। लेकिन और एट द सेम टाइम सोवियत यूनियन अपने सिटीजन्स की जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन इन द सेंस कौन सी बेसिक कंडीशन की, हेल्थ वाली बात हो गई, एजुकेशन वाली बात हो गई, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बात हो गई, इन तमाम तरीके की चीज़ों को सोवियत यूनियन ने क्या किया, सोवियत यूनियन सारी चीज़ों पर बहुत प्रमोट करता था, ठीक है। तो एक पॉइंट पे क्या हुआ, एक पॉइंट पे लोगों को बड़ा अच्छा लगने लग गया। लोगों को बड़ा अच्छा कैसे लगने लग गया कि ठीक है हमारे लिए हेल्थ, एजुकेशन सारी चीजें सोच रहा है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि गरीब को तो ये चीजें मिल ही नहीं पाती है। तो इनिशियली लोग खुश थे, इनिशियली बोला मैंने, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते लोगों को लगता है कि जो रशिया का या जो सोवियत यूनियन का जो सिस्टम है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होते जा रहा है। वहां पे ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, करप्शन बढ़ते जा रहा है। जो वहां पे सरकारी ऑफिसेज अब एक तरीके से हम लोग वहां पे क्या देख रहे हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, ठीक है। और वहां पे हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि जो रशिया है, रशिया डोमिनेट कर जा रहा है। बाकी सारे जो हम लोग देख रहे हैं ना, यूएसएसआर में हम लोग देख रहे हैं कि और 15 कंट्रीज थी, तो वहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां पे ये देख रहे थे कि रशिया जो है वो डोमिनेट कर जा रहा है। बोलने को कह रहे हैं कि हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन जो रशिया है, रशिया डोमिनेट कर जा रहा है, रशिया अपनी चीजें इंपोज कर रहा है। तो वो जो दूसरे लोग रहते थे जो कि रशिया में नहीं दूसरे रीजन्स में रहते थे, वो कहीं ना कहीं क्या फील करने लग गए, वो कहीं ना कहीं ये फील करने लग गए कि ये जो सरकार है, ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ये देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएसए से पीछे छूटते जा रहा था। कैसे भैया? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर के दौरान ये हो रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। किस पे खर्च कर रहे थे? मिलिट्री पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे। इनकी जो मिलिट्री की जो स्पेंडिंग थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। मान लो यूएसए ने कोई वेपन लिया तो यूएसएसआर भी उसकी तोड़ का वेपन ले रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा रुपए यूएसएसआर कहां पे खर्च करने लग गया? वेपन्स और इन सारी चीजों पे खर्च करने लग गया। अब जब वेपन्स और इन सारी चीजों पर खर्च करेगा तो लोगों के ऊपर वेलफेयर की करने के लिए, लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए क्या होंगे? लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए रुपए नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इनकी इकोनॉमी में क्या देखने लग गए? कहीं ना कहीं हम इनकी इकोनॉमी में क्राइसिस देखने लग गए,
ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि यूएसएसआर ने, हमने कोल्ड वॉर के दौरान आप लोग देखोगे कि कहीं पे यूएसएसआर ने कहीं अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखते हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर बहुत सारे रुपए खर्च कर रहा है, ठीक। और साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में पीछे होते जा रहा है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लोगों को फ्रीडम है, लोगों को डेमोक्रेसी है, सारी चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे लोगों को भी कुचला जा रहा है, मतलब उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। तो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है उसमें मजे नहीं आ रहे थे, उसमें लोगों को मजे नहीं आ रहे थे। फिर जब मिखाइल गोर्बच्चव आए, मिखाइल गोर्बच्चव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब मिखाइल गोर्बच्चव आए, जब 1985 में वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बने और एक तरीके से वो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट बने, तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, जिनमें उन्होंने क्या किया, जिनमें उन्होंने यूएसएसआर को एक तरीके से वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, इकोनॉमी को ओपन अप करने की कोशिश करी वहां पे, ठीक है। इकोनॉमी को ओपन अप किया, वहां पे थोड़ी थोड़ी आज़ादी देना स्टार्ट करी। तो इसके चलते क्या हो रहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो मिखाइल गोर्बच्चव के इस रिफॉर्म के अगेंस्ट थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो मिखाइल गोर्बच्चव के इस रिफॉर्म के अगेंस्ट थे, लेकिन जो लोग थे, लोगों ने भी प्रोटेस्ट, क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे जो गोर्बच्चव की जो पॉलिसीज थी, कौन सी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो पॉलिसीज थी, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि सोवियत यूनियन में क्या, सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन होने लग गया। क्या ये जो डिसइंटीग्रेशन है, जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर अलग अलग देश बन गए, रशिया सबसे बड़ा देश बना, क्या ये जो डिसइंटीग्रेशन ये मिखाइल गोर्बच्चव की वजह से हुआ? नहीं। हम ये बोलते हैं कि मिखाइल गोर्बच्चव सिर्फ रिफॉर्म लेके आ रहे थे क्योंकि इनकी इकोनॉमी इतनी क्लोज हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए तो लोगों में इतना ज़्यादा वो ऐसा हो गया था कि हमको रहना ही नहीं है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। तो रीज़न ये था कि लोग, और इतने साल से जो यूएसएसआर लोगों को दबाते जा रहा था, उसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, उसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होना तय था। तो ये एक तरीके से हमने क्या देखा, एक तरीके से हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे वहां पे डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर जो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में अगर बात करते हैं, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज अ बेसिस फॉर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। हम लोग ये देखते हैं कि जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, जो देश की जो सोवियत यूनियन से अलग होके, यूएसएसआर से अलग होके जो कि देश बने, वहां पे उन्होंने कैपिटलिज्म को अपना लिया था, डेमोक्रेसी को अपना लिया था, ठीक है। इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडवांसमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। वही कि सोवियत यूनियन की इंटरनल वीकनेस से क्या क्या, सोवियत यूनियन की इंटरनल वीकनेस की वजह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। सोवियत यूनियन बहुत इकोनॉमिक बर्डन में आ चुका था। क्यों बर्डन में आ चुका था? मैंने बताया कि मिलिट्री पे बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट किया। जो उनके सैटेलाइट स्टेट्स थे, सैटेलाइट स्टेट्स मतलब कि कहने को तो वो देश आजाद है, लेकिन कहने को तो वो अलग देश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको यूएसएसआर ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो सैटेलाइट स्टेट्स है। तो कुछ यूरोप में हम लोग देख रहे थे, ईस्टर्न यूरोप में देख रहे थे कि यूएसएसआर के कुछ सैटेलाइट स्टेट्स है कि कहने को तो वो अलग देश है, लेकिन बट दे आर कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर। तो वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि लोगों पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ चुका था और एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होना तय था। क्लियर है? ठीक है भैया। At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic system of the West. लोगों को नॉलेज मिल रहा था कि एक तरीके से हमने क्या देखा कि वेस्ट में कितना डेवलपमेंट हो गया, यूएसए में कितना डेवलपमेंट हो गया, हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो इसके चलते हम लोग देखते हैं कि इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है। अच्छा, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से अपने को दो तीन चीज का कंक्लूजन आता है। दो तीन चीज के कंक्लूजन से ये पता चला कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से कोल्ड वॉर को खत्म हुआ। कोल्ड वॉर, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वो एक तरीके से खत्म हुआ कि एक जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, इन द सेंस कि यूएसए जीत गया, वो कंट्री का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया ना। दूसरा, यूएसए बिकम दी सोल सुपर पावर। कोल्ड वॉर के बाद में ये आया कि यूएसए ही अब सबसे ज्यादा पावरफुल है। और द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन्स द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। और जैसे ही सोवियत ब्लॉक खत्म हुआ तो हमने देखा बहुत सारी नए नए देश बने। तो ये तीन अपने को इफेक्ट देखने को मिले थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है भैया।
नाउ शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म से द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन मेनी कंट्री, कि वो कंट्री जो कि हम लोग देख रहे थे कम्युनिस्ट थी, वो अब क्या हो रहा है, अब वो उनका ट्रांजिशन हो रहा है, किस में ट्रांजिशन हो रहा है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में। तो उनको एक तरीके से शॉक थेरेपी का था। शॉक थेरेपी क्यों? क्योंकि भैया कल तक तुम कम्युनिस्ट कंट्री थे, आज अचानक से तुम क्या हो जाओगे, आज अचानक से तुम कैपिटलिस्ट कंट्री हो, तुमको डेमोक्रेसी को मानना है। तो पहले कोई और सिस्टम चल रहा था, आज कोई और सिस्टम है, तो एकदम से शॉक थेरेपी जैसी चीज हुई। शॉक लगा कि कुछ नई चीज, उनके लिए तो एकदम से नई चीज है ना। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं आ जाती, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। ठीक, द अडॉप्शन ऑफ द शॉक थेरेपी, ये बेसिकली ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन जो है, जो हम बोल रहे हैं कि आप कम्युनिज्म से कहां पे आ जाओ, आप कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म के टुवर्ड शिफ्ट हो जाओ, ये जो मॉडल है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने वर्ल्ड में हमने देखा कि जहां जहां पे सोशलिज्म बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा था, उन कंट्रीज को उन्होंने फोर्स किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, कि हम तुम्हें पैसे तभी देंगे जब तुम क्या करोगे, जब तुम कैपिटलिज्म में शिफ्ट होगे, जब तुम डेमोक्रेसी में शिफ्ट होगे। समझे? उसके बाद में द अडॉप्शन ऑफ शॉक थेरेपी रिक्वायर्ड द टोटल शिफ्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच लेड टू द कंप्लीट रूटिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द Soviet period. The shock therapy also involved drastic change in external orientation of the economy. It means that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. हमने यहाँ पे क्या देखा, वही कि अब प्राइवेट ओनरशिप आ जाएगी, जितने भी कलेक्टिव एसेट्स थे, जो भी कलेक्टिव फार्म्स थे, कलेक्टिव फार्म्स मतलब कि पहले कलेक्टिव फार्म्स हुआ करते थे, किसी के पर्सनल खेत नहीं होता था कि ये तेरा खेत है, ये वो खेत है, ये मेरा खेत है। जो कलेक्टिव फार्म्स हुए थे अब वो प्राइवेट फार्म्स में शिफ्ट हो रहे थे। समझ रहे हो? तो ये जो था, ये शॉक थेरेपी के अपन क्या देख रहे थे, ये शॉक थेरेपी के अपन कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे। जैसे ही रशिया में हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि रशिया में भी जो लार्ज स्केल कंट्रोल जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे, वो एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि 90% जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वहां पे रशियन गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखी थी, यूएसएसआर ने होल्ड करके रखी थी। जब उनके पास ये शॉक थेरेपी वाली जैसी जो चीज लगी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज को सेल आउट करना स्टार्ट किया। तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज कुछ इस तरीके से लार्जेस्ट सेल हमने उस समय देखी थी कि आ जाओ इंडस्ट्री खरीद लो, ये खरीद लो, जैसे अपन नहीं बोलते कि जैसे पानी बिक रहा हो, मतलब वैसी वाली स्थिति आ गई थी। रबल जो रशिया की करेंसी है वो एकदम से डिक्लाइन हो गई थी, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो शॉक थेरेपी के इनके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत ज्यादा बुरे थे क्योंकि सडनली आप एक मॉडल को फॉलो कर रहे थे और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप कंप्लीटली चेंज देख रहे हो। लोगों को एक तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडीज को गवर्नमेंट को अपनी सब्सिडीज विड्रॉल करना पड़ा कि जो केपेबल रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। कैपिटलिज्म में तो ये होता है कि जो केपेबल रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, सरकार तुम पैसा खर्च मत करो। तो एक तरीके से हम ये सारी चीजें देख रहे थे। क्लियर है? अब 1991 जब हम लोग देखते कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में रशिया जो है, रशिया एक तरीके से बड़ा कंट्री उभर के निकला और रशिया के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं उसके बाद में अपने नेबरिंग कंट्री से। बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जैसे जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया। और रशिया ने एक तरीके से बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, प्रेजेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में क्या किया, उन्होंने एक तरीके से इन्होंने बहुत अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया। साथ ही साथ रशिया जो है, रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट रशिया ने होल्ड करी क्योंकि वो सबसे बड़ा एरिया निकला था यूएसएसआर के बाद में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है वो रशिया ने वहां पे होल्ड कर ली थी। ठीक है, तो रशिया का आपको ब्रीफ ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो कि आपकी किताब में टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट नाम का जो टॉपिक है, उसमें बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में बताया कि हम लोग देखते हैं कि कजाकिस्तान और इन सब में हम लोग क्या देखने को मिलता है, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये जो कंट्रीज है जो कि यूएसएसआर से निकली थी, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे इन ये जो रीजन है तजाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन है कि वो एज एन देश तो बन गया, लेकिन विद इन उस कंट्री बहुत सारे ऐसे रीजन है जो कि फिर से आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, फिर से ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम वाली चीज़ें। तो सेंट्रल एशिया में हमेशा रशिया, चाइना, यूएसए, इन सब का इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है।
साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि 9/11 अटैक के बाद में जब वहां पे हमने देखा कि यूएसए में जो अटैक हुआ है उसके बाद में टेररिज्म के खिलाफ यूएसए ने सोचा कि मुझे कुछ अपने मिलिट्री बेस चाहिए, तो यूएसए ने सेंट्रल एशियन कंट्री से बोला कि भैया तुम्हारे देश में मुझे कुछ अपने बेस बना लेने दो, मिलिट्री बेस बना लेने दो, ताकि यहाँ पे जो पाकिस्तान और ये जो वो है ताकि टेररिज्म को कहीं ना कहीं काउंटर कर सके। तो सेंट्रल एशियन स्टेट जो है यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे रीजन जो यहाँ पे थे वो क्या कर रहे थे, वो आज़ादी की डिमांड कर रहे थे। साथ ही साथ चाइना, यूएसए, इन सब के इंटरेस्ट थे क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, और यूएसए को अपने मिलिट्री बेस बनाना था। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हम लोग क्या देख रहे थे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। ये वाली चीज क्लियर हुई। इंडियाज रिलेशन विद द रशियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे, तो हम लोग देखते कि इंडिया और यूएसएसआर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे पहले से ही, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में इंडिया के जो रिश्ते थे यूएसएसआर से, वही रिश्ते उसने रशिया से मेंटेन करना स्टार्ट किया। हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन किया 2001 में, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया था, आपको पहले ही पता है 1970s के दौरान। तो उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया और रशिया दोनों ने कोल्ड वॉर के बाद, खत्म होने के बाद, इन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब हम लोग ये देख रहे थे कि कोल्ड वॉर के दौरान यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कि एक पावर था यूएसए, एक पावर था यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में हमने देखा कि यूएसए के पास ही पावर थी। तो अब बात इंडिया और यहाँ पे रशिया बात कर रहा था मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि यूएसए के पास ही पावर ना रहे, पावर जो है वो डिवाइडेड रहे, कि यूएसए भी पावरफुल है, चाइना भी पावरफुल है, इंडिया भी पावरफुल है, रशिया भी पावरफुल है, ब्राजील भी पावरफुल है, यूरोपियन यूनियन भी पावरफुल है। तो इंडिया और रशिया ने, हमने क्या किया, हमने मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई। और इंडिया का एक तरीके से हम लोग देखोगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट, मतलब हमने अपने मिलिट्री वाली चीज़ें हम लोग रशिया से लेते हैं, हमारा बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो इंडिया और रशिया के थ्रू आउट द टाइम रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। और आज की तारीख में इंडिया यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम रशिया के साथ में भी बहुत अच्छे रिश्ते रखता है। सो ये पूरा वो चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक कहानी के फॉर्म में बता दिया। अब मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। द यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया। कौन से? 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद में। आंसर नीचे लिखेंगे, तुमको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट द फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम, ठीक है। कौन सा सोवियत सिस्टम का कौन सा फीचर नहीं था? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, the Soviet government subsidized the basic necessity, there was no unemployment, the right to had the right people had right to property, तो right to property सोवियत यूनियन के सिस्टम में नहीं थी। उसके बाद में why did Russia became the successor of USSR, यूएसएसआर के सक्सेसर रशिया क्यों बना? क्योंकि जो सोवियत यूनियन की जो सीट थी यूएन में वो रशिया ने ले ली, ठीक है। उसके बाद में वाई डिड सोवियत यूनियन बिकम सो वीक एंड सोवियत इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट। सोवियत यूनियन इतना वीक कैसे हो गया? तो आप जानते ही हो कि ये रीजन है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रुपए खर्च का करना वेपन्स वगैरह में, ये रीज़न है। एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। जो सोवियत यूनियन से जो हम देख रहे थे कि जो कंट्रीज अलग हुई वहाँ पे कहाँ टेंशन है, तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे तजाकिस्तान में आप लोग देखोगे कि टेंशन है। जॉर्जिया हैज़ ऑल्सो फेस सिविल वॉर ड्यू टू डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इन 2 प्रोविंसेस। तो जो मैं बता रहा था कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे अजरबैजान, कजाकिस्तान, तो ये रहा। इसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें कहानी जैसी चीज़ नहीं है, इसको आप रीड करोगे कि हाँ आपको कम से कम यहाँ पे 3 एरिया ऐसे ध्यान रखना है जहां पे कि क्या हो रहा है, जहां पे कि हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया? तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि अपने रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। एग्जामिन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम ड्यूरिंग 1979। तो हम लोग जानते हैं कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि हम लोग भले ही बोलते हैं कि यूएसएसआर फेडरेशन था, लेकिन एक वो पेपर में है। यूएसएसआर में बेसिकली रशिया वाला रीजन डोमिनेट कर रहा था, दूसरे जो स्टेट्स थे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। फिर ये जो आप फीचर थे आप लिख लोगे कि इकोनॉमी कैसे थी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन था, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन वगैरह था, ये सारी चीजें। हाईलाइट एनी 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ईच ऑफ द सोवियत यूनियन। तो 3 नेगेटिव तो पता है, लेकिन अब बात कर लेते पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की आपको एक बात माननी पड़ेगी कि सोवियत, अगर हम लोग बोल रहे हैं यूएसए
बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री और बहुत डेवलप कंट्री था, तो सोवियत यूनियन भी सेकंड था, तो मतलब उनके मॉडल में दम तो था, सेकंड नंबर पे तो सोवियत यूनियन ही आता था ना, तो दम तो है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिटीजन्स को दे रहे थे, ज़्यादा गरीबी देखने को नहीं मिल रही थी, एक ये वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट ओनरशिप में चीज़ें ज़्यादा दी थी, उन्होंने ये देखा था कि लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, सरकार पावरफुल होना चाहिए, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली ये पॉजिटिव थे, लेकिन ये पॉजिटिव धीरे से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, वो आप आगे लिख ही दोगे। क्लियर है? इसी के साथ में अपना होता है चैप्टर समाप्त, और जिस तरीके से तीर निशाने पर लगाए ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना है, आप कर सकते हो। मैं बोलता हूं जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा सपना क्यों देखना है, ठीक है। आप कर सकते हो, जब खुद पे विश्वास रखोगे तभी तो सारी की सारी चीजें हासिल करोगे, तो खुद पे विश्वास रखो, सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली हासिल हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया बोर्ड एक्सप्रेस के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।